Hello students, how are you today? Are you happy? I hope so. I hope so. All students are happy and healthy. Students, welcome to Radiant Learning. जैसा कि आप जानते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा है, idioms, और हम 65 के आसपास idioms पढ़ चुके हैं और आज की क्लास में उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ते हैं। देखिए लास्ट जो idiom आपने पढ़ा होगा वो क्या पढ़ा होगा, आपने पढ़ा था अंडर अ क्लाउड। अंडर अ क्लाउड का मतलब था शक की निगाह में, शक की निगाहों में आना, अंडर सस्पिशन और अनट्रस्टवर्दी, ये इसका कुछ मीनिंग बनता था। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट आपके सामने लिखा है अ क्लोज शेव। अ क्लोज शेव, तो देखो अ क्लोज शेव का मतलब क्या हुआ कि अब क्लोज का मतलब हम समझ पा रहे हैं कि आंखों को बंद कर देना, क्लोज करना। शेव का मतलब शेविंग होता है। अब मान लो आप किसी बार्बर के पास जाते हो और वहां पे जाके सैलून पे क्या कराते हो, आप अपनी शेविंग कराते हो। आईज बंद करके कोई आपकी शेविंग करेगा ना तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, यानी एक तरह से कट लग सकता है, कट लगने का खतरा होता है ना। तो देखो ना, शेविंग, अ क्लोज शेव का मतलब क्या, अ नैरो एस्केप फ्रॉम सीरियस डेंजर। अगर सोचो उसकी आंखें बंद हो जाएं तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एकदम से आपने कहा उसकी आंखें, भाई आप आंखें खोलो, इसका मतलब है आपने बोला अ नैरो एस्केप, बच निकलना, बिल्कुल करीब से बच निकलना, फ्रॉम सीरियस डेंजर और ट्रबल, एक बड़ी गंभीर समस्या के, ठीक है, जिसको बोलते हैं ना हिंदी में बाल बाल बचना। बाल बाल बचना की बहुत बड़ी समस्या थी, उसके बाल बाल बच गए, ठीक है, तो उसको क्या बोल दिया जाता है, उसको बोलते हैं अ क्लोज शेव। अ क्लोज शेव का मतलब बाल बाल बचना, यानी अ नैरो एस्केप, बिल्कुल पास से बचना, फ्रॉम सीरियस डेंजर और प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम से, डेंजर से, खतरे से बाल बाल बचना क्या होता है, अ क्लोज शेव होता है। अ क्लोज शेव। टू एड इंसल्ट टू इंजरी, ठीक है, देखो इंजरी हो रखी है, उसमें ऐड क्या कर दिया है, और ज्यादा इंसल्ट ऐड कर दी है, ठीक है, यानी जैसे इंजरी होती है ना, उस पर कोई और ज्यादा नमक लगाता है, सॉल्ट लगा देता है, ठीक है, तो आप कहते हैं ना कि भाई चोट के ऊपर और नमक लगा रहे हो। दैट मीन्स क्या हुआ, दैट मीन्स हुआ टू मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स, यानी कोई बैड सिचुएशन पहले ही है, यानी इंजरी तो पहले ही हुई है, और ज्यादा आप उसमें क्या कर रहे हो, और ज्यादा आप नमक लगा रहे हो, मसाला लगा रहे हो, तो और ज्यादा टिपिकल प्रॉब्लम हो जाएगी। टू मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स, और ज्यादा बुरा हो जाना, टू एड इंसल्ट टू इंजरी, इस तरह से याद करेंगे आप। नेक्स्ट है देखो एप्पल ऑफ वंस आई। अब देखो सब जानते हैं एप्पल का फोन, एप्पल का फोन तो सब जानते हैं, ठीक है, सबके लिए, सबकी आंखों में, हर स्टूडेंट या हर एक पर्सन आ चाहता है कि उसके पास एप्पल का फोन हो। हर किसी का एक सपना हो जाता है कि एप्पल का फोन मेरे पास हो, क्योंकि वो सबको प्यारा लगता है, सबको बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रीशियस है, वो बहुत कीमती है। तो एप्पल वंस आई, हर किसी की आंखों में क्या है, एप्पल का सपना है। तो एप्पल्स वंस आई, हर किसी की आंखों में एप्पल का सपना क्यों है, क्योंकि एप्पल फोन बहुत ही ज्यादा प्यारा है, डियर है। इसका मीनिंग भी क्या होता है, देखो, समवन वेरी प्रीशियस और डियर, कि कोई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कीमती है और प्यारा है, उसको क्या बोल देते हैं कि वो तो एप्पल ऑफ वंस आई है, यानी सबका राज दुलारा है, प्यारा है, यानी बहुत प्यारे पर्सन को बोल देते हैं एप्पल ऑफ वंस आई। और इसको याद करने के लिए आप हेल्प ले सकते हो कि एप्पल का फोन हर किसी की आंखों में क्या है, सबको बहुत प्यारा लगता है, इसलिए हर कोई लेना चाहता है। तो समवंस वेरी प्रीशियस और डेयर, ठीक है जी। द लायंस शेयर, शेयर का मतलब हिस्सा हो गया। लायंस का मतलब क्या है, लायन का मतलब बड़ा हो गया, विशाल एक एनिमल है जो जंगल का राजा है, सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा एनिमल कौन माना जाएगा, लायन को, क्यों, क्योंकि वो जंगल का राजा है, और आपको जंगल के राजा का शेयर मिल रहा है, तो कितना बड़ा पार्ट मिलेगा। किसी भी शेयर में सबसे बड़ा जो पार्ट होता है ना, उस बड़े पार्ट को ही क्या बोल दिया जाता है, द लायंस शेयर। द लायंस शेयर का मतलब कि एक शेयर में सबसे बड़ा पार्ट, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज का सबसे बड़ा पार्ट, ठीक है, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज का सबसे बड़ा हिस्सा क्या होता है, लायंस शेयर। यानी आप प्रॉपर्टी देखो और उस प्रॉपर्टी में सबसे बड़ा हिस्सा आपको मिल जाए तो आपको क्या मिला, आपको मिला लायंस शेयर। लायंस शेयर का मतलब होता है सबसे बड़ा हिस्सा, किसी चीज का सबसे बड़ा हिस्सा। ऐसे याद कर सकते हो
ठीक है, शेर का मतलब शेर है और लायन का मतलब है जंगल का राजा, सबसे बड़ा, वो पूरा एरिया उसी का है, तो इसका मतलब लायन, शेर का मतलब सबसे बड़ा हिस्सा। अब केक वॉक, केक से हमने याद किया था ना, अ पीस ऑफ केक वेरी इजी, तो ये भी केक से है। अब केक वॉक का बात आ गया तब भी तो वही मीनिंग बनेगा, समथिंग वेरी इजी, समथिंग वेरी इजी, एन इजी अचीवमेंट, कोई काम करने में बहुत आसान है आपके लिए, तो वेरी इजी अचीवमेंट, समथिंग इज वेरी इजी, अ केक वॉक। वहां था अ पीस ऑफ केक और यहां है अ केक वॉक, तो इसका मतलब भी कहीं ना कहीं आसानी से होता है, समथिंग वेरी इजी एंड इजी अचीवमेंट। उसको, इस वाले को उससे रिलेट करके पढ़ोगे, याद हो जाएगा आपको। अ वाइट एलिफेंट, अब देखो एलिफेंट, भाई एलिफेंट का तो एक ही कलर होता है, लेकिन एक हम पढ़ते हैं व्हाइट एलिफेंट, देखा होगा कभी मूवीज में दिखाते थे, व्हाइट एलिफेंट, सफेद हाथी होता था। अब देखो दूसरे एलिफेंट से क्या होता है कि कोई अपने घर पे रखता है तो उससे वो जंगल में बहुत सारे काम करवा लेते हैं, ठीक है, सामान इधर उधर ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी कई जगह पे इसको यूज करते हैं एलिफेंट को, लेकिन व्हाइट एलिफेंट को यूज नहीं कर सकते, जबकि सबसे ज्यादा केयर किसकी करनी पड़ेगी, व्हाइट एलिफेंट की। व्हाइट एलिफेंट एक ऐसी चीज है जिसकी केयर भी तुम सबसे ज्यादा करोगे और वो किसी काम का भी नहीं है आपका, उससे कोई बेनिफिट भी नहीं होने वाला। बहुत सारी चीज ऐसी होती है जो हम अपने घर में लाके रख देते हैं, उसकी मेंटेनेंस पे बहुत खर्चा आ जाता होगा, और लेकिन वो पता है हमारे किसी काम की नहीं है, बस वो यूजलेस हो चुकी है। तो आप उस चीज के लिए क्या बोल सकते हो, व्हाइट एलिफेंट, समथिंग दैट इज एक्सपेंसिव, पहली चीज तो महंगी है वो, जैसे व्हाइट एलिफेंट आसान नहीं मिलने वाला, बहुत महंगा होगा, तो समथिंग दैट इज एक्सपेंसिव और दैट कॉस्ट अ लॉट मनी टू कीप इन गुड कंडीशन, यानी उसके मेंटेनेंस को में उसको अच्छा रखने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा, यानी महंगा भी है, पैसा भी खर्च करना पड़ेगा उसको मेंटेन करने के लिए, बट दैट हैज नो यूजफुल पर्पस एंड इज नो लॉन्गर वांटेड, ना तो आपको चाहिए और ना ही उसका कोई पर्पस है, ना किसी काम की चीज है, बहुत महंगी है, ठीक है, उसकी मेंटेनेंस में पैसा भी लग रहा है, लेकिन फिर भी आपके किसी काम का नहीं है, यूजलेस हो रखा है, ऐसी चीजों को बोल देते हैं अ वाइट एलिफेंट। अ वाइट एलिफेंट मतलब एक ऐसी महंगी चीज है, यूजफुल नहीं है आपके लिए, यूजलेस हो चुकी है, लेकिन उसको मेंटेन करना पड़ता है आपको, ठीक है, उसको बोलते हैं वाइट। कूल एज अ कुकुम्बर, कुकुम्बर मतलब खीरा, जैसे कि खीरे की तरह कोई काम है, शांत है, और इसका मीनिंग भी क्या है, शांत होना, ठंडक वाला पर्सन। टू बी काम एंड कंपोज्ड, टू बी काम एंड कंपोज मतलब पेशेंट, शांत, शांत भाव, इसका मतलब कूल एज अ कुकुम्बर, शांत होना। ड्रॉ अ ब्लैंक, अब ड्रॉ अ ब्लैंक, आप क्वेश्चन करते हो ना, सब क्वेश्चन सॉल्व करते हो, उसको फिल करते रहते हो, लेकिन कई बार आप क्या ब्लैंक को ड्रॉ करके आ गए, ब्लैंक का ड्रॉ करने का मतलब आप कामयाब नहीं हो, अनसक्सेसफुल रह गए, यानी वो क्वेश्चन आपका गलत हो गया, इसका मतलब हुआ कि ड्रॉ अ ब्लैंक, टू बी अनसक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल रहना। अगर आपने क्वेश्चन किया है तो टिक करोगे, लेकिन अगर आप सोचो ड्रॉ अ ब्लैंक, एक ब्लैंक खींच के आते हैं, खाली स्थान छोड़ आते हो, तो इसका मतलब अटेम्प्ट नहीं किया, अनसक्सेसफुल हुआ आपका मिशन। टू बी अनसक्सेसफुल, क्या मीना, टू बी अनसक्सेसफुल, ड्रॉ अ ब्लैंक, इस तरह से इसको याद करना। आई वॉश, आई वॉश, आई वॉश का मतलब समझ रहे हो, हिंदी में क्या बोलते थे, आंखों में धूल झोंक देना, आंखों में धूल झोंक देना, किसी को मिसलीड कर देना, मिसगाइड कर देना, ठीक है, तो मिसलीडिंग और डिसेप्शन कर देना, यानी एक तरह से चीट कर देना, आंखों में धूल, जैसे कि चोर क्या करते हैं, पुलिस की आंखों में धूल झोंक के चले जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनकी आंखों में आई वॉश कर देते हैं, मिसलीडिंग और डिसेप्शन इसका मीनिंग बनता है। आई वॉश का मतलब आंखों में धूल झोंक देना, इसको ऐसे याद कर लेंगे। गो टू द डॉग्स, गो टू द डॉग्स, अब देखो गो टू द डॉग्स का मतलब गो टू द डॉग, डॉग के पास जाना, बैठना, परेशान होना, यानी एक तरह से ऐसा तब होता है जब कोई एक पर्सन बहुत ज्यादा बुरी तरह से बर्बाद हो जाता है, पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, तो बर्बाद को हम क्या बोल देते हैं, रियून्ड हो जाना, नष्ट हो जाना, टू बी रियून्ड, बर्बाद हो जाना पूरी तरह से, और उसको इडियम के रूप में क्या बोला जा सकता है, गो टू द डॉग्स। गो टू द डॉग्स का मतलब क्या हुआ, टू बी रियून्ड, पूरी तरह से बर्बाद हो जाना, इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है जी।
अब देखो नेक्स्ट क्या लिखा है, हर क्लीन टास्क, ये इंपॉर्टेंट है देखना, हर क्लीन टास्क कई बार एग्जाम्स में आता है। हर क्लीन टास्क का मतलब क्या है, एक तो था अ पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ केक का मतलब बहुत आसान काम को बोलते थे। अब हर क्लीन टास्क का मतलब क्या हुआ, हर क्लीन का मतलब टास्क का मतलब इतना डिफिकल्ट है जिसको अचीव करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अलग अलग तरीके से सब लेवल पे आपको मेहनत। जैसे आपका एग्जाम हो गया, तो एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप समझो कितना पेशेंस चाहिए, कितनी डेडिकेशन चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए, रेगुलरिटी चाहिए। ऐसा आसान काम नहीं है, अब पीस ऑफ केक तो नहीं है ना एग्जाम को पास करना, लेकिन क्या है, हर क्लीन टास्क है। अचीव तो कर सकते हो, लेकिन हर क्लीन क्यों है, क्योंकि डिफिकल्ट टास्क है, उसके लिए पेशेंस चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए, रेगुलरिटी चाहिए, ये सारी बातें होनी चाहिए एज अ स्टूडेंट। तो हर क्लीन टास्क का मतलब वेरी डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। वेरी डिफिकल्ट क्या होता है, मतलब जिसको अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, ईमानदारी दिखानी पड़ेगी, तो वो क्या बन जाता है हमारे लिए, अ हर क्लीन टास्क, वेरी डिफिकल्ट टास्क बन गया ये, ठीक है। पीस ऑफ केक का मतलब इजी टास्क था, और यहां पे क्या हमारे लिए हर क्लीन टास्क का मतलब डिफिकल्ट टास्क हो गया, डिफिकल्ट टास्क, ठीक है जी। टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, यानी इसको हिंदी में बोलते थे ना, एक तीर से दो निशाने कर दिए, एक तीर से दो निशाने कर दिए। जब एक तीर से दो निशाने कर देते हैं ना, तो उसको क्या बोल दिया जाता है, टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक पत्थर से दो बर्ड्स को ढेर कर दिया है। समझ रहे हो कि एक एक्शन किया है, एक एक्शन किया है, लेकिन उसके रिजल्ट दो मिले हमें, हमारे दो काम एक साथ हो गए। तो इसका मतलब टू अचीव टू रिजल्ट्स, दो रिजल्ट्स को अचीव करना विद अ सिंगल एफर्ट, एक ही एफर्ट से, एफर्ट एक किया, रिजल्ट दो मिले। एफर्ट कितने किए, एक किए, यानी टू किल टू बर्ड्स, मार दिया दो बर्ड्स को, और किसके, एक स्टोन से, एक एक्शन रिजल्ट दो, एक तीर से दो निशाने, जिसको बोल सकते हैं हम हिंदी में, ठीक है जी। आगे देखो, अ मेडन स्पीच, मेडन स्पीच, मेडन मतलब गर्ल को बोलते हैं, गर्ल की स्पीच, ठीक है। अब आप ये इमेजिनेशन करते हो कि गर्ल की स्पीच पहली बार आपने सुनी, फर्स्ट स्पीच यानी किसी मेडन को आपने स्पीच दी अपनी, ठीक है, किसी गर्ल को स्पीच दी, पहली बार आपने स्पीच दी, उसको याद कर लेना ऐसे। तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट स्पीच, पहली स्पीच। मेडन स्पीच का मतलब जो आप पहला लेक्चर देते हो, फर्स्ट स्पीच देते हो, उसको क्या बोल दिया जाता है, अ मेडन स्पीच। अ मेडन स्पीच का मतलब फर्स्ट स्पीच, याद रखना। कैसे याद कर लेंगे कि एक मेडन को, एक गर्ल को आपने पहली स्पीच दी थी। ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन का मतलब समझ रहे हो कि कभी स्टार्ट है कभी बंद हो जा रहा है, कभी स्टार्ट है कभी बंद हो जा रहा है, इरेगुलर है, कभी कभार होता है, ओकेजनली होता है, रेयरली होता है। तो ऑफ एंड ऑन का मतलब क्या हुआ, ओकेजनली होने वाली चीज और रेयरली कभी कभार होने वाली चीज को बोल देते हैं ऑफ एंड ऑन। जैसे मूड कभी ऑफ एंड ऑन होता है, ठीक है, तो रेयरली। टू बी ऑल एट सी, देखो टू बी ऑल एट सी, आपका सब कुछ सी में चला गया, समुद्र में चला गया, आप पूरी तरह से घबरा जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। टू बी ऑल एट सी का मतलब सब कुछ समुद्र में चला गया है और आप अब क्या हो गए हो, पजल हो गए हो, ऐसे कैसे हो गया, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में आ गए हो, ठीक है, कंफ्यूजन की स्थिति में आ गए हो आप, ठीक है। तो पजल, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, टू बी एट ऑल सी, टू बी ऑल एट सी, इसका मतलब है कंफ्यूज हो जाना, कंफ्यूजन की सिचुएशन में आ जाना, ठीक है जी। आगे देखो, टू जंप ऑन द बैंग वैगन, बैंग वैगन, बैंग 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 गाना तो सुना ही होगा आपने, एक गाना आता था। और वैगन का मतलब पता क्या होता है, वैगन का मतलब एक तरह की गाड़ी होती है, ठीक है, गाड़ी होती है, तो उसके चार व्हीलर्स होते हैं, व्हील्स चार होते हैं, उसके चार व्हील्स होते हैं, उसको खींचते हैं, हाथों से भी खींच सकते हैं, किसी एनिमल से भी खींच सकते हैं। तो आप उस कार्ट को, उसको वैगन बोलते हो, और वैगन गाड़ी हो गई। बैंग बैंग एक गाना सुना है आपने, टू जंप, और जंप कर रहे हो उसमें। तो इसका मतलब क्या होता है ना, कि जैसे बहती गंगा में हाथ धोना बोलते थे, कि बहती गंगा में हाथ धो रहा है, तो यानी जो ट्रेंड चला हुआ है ना मॉडर्न जमाने में, जो करंट सिचुएशन में जो ट्रेंड चल रहा है उसको लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। मान लो किसी की एक वीडियो वायरल होगी ना, सभी वैसी ही वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, दैट मीन्स वो बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं,
कि जो एक ट्रेंडिंग टॉपिक है उसी की तरफ उसको ही फॉलो कर रहे हैं। तो उसका मतलब क्या बन सकता है? टू जंप ऑन द बैंग वैगन। बैंग वैगन यानी आपने बैंग बैंग सॉन्ग करके देखा और सभी लोगों ने फिर उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। यानी क्या मीनिंग हुआ? टू फॉलो पॉपुलर ट्रेंड्स। जो पॉपुलर ट्रेंड्स चल रहे हैं उसको फॉलो करना। गेट इन्वॉल्व्ड इन एन एक्टिविटी एज इट इज लाइकली टू सक्सीड। ठीक है, यानी आप ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हो जो सक्सीड होनी ही है। आपको पता है कि वो हो चुकी है सक्सीड और वो होनी ही है क्योंकि वो ट्रेंडिंग टॉपिक है। तो बहती गंगा में जिसको हाथ धोना बोलते हैं, टू जंप ऑन द बैंग वैगन। इस तरह से याद रखना आप। ठीक है, टू मेक बोथ एंड्स मीट। भाई किसी तरह से गुजारा करना, इसका मीनिंग क्या होता है? किसी तरह से गुजारा करना, अपना जीविका चलाना। ठीक है, अपने लिए हर चीज व्यवस्थित करना। टू मेक बोथ एंड मीट। बोथ एंड्स मीट का मतलब टू लिव विद इन वंस इनकम। ठीक है, कैसे रहना? जितना आपने कमाया उसमें सीमित होकर रहना, किसी तरह से अपना गुजारा करना। तो गुजारा करने की रिस्पेक्ट में, जीने की रिस्पेक्ट में, अपनी इनकम के अकॉर्डिंग उसको क्या बोल देते हैं? टू मेक बोथ एंड्स मीट। इस तरह से याद रखना आपको। ठीक है, टू पे थ्रू द नोज। टू पे थ्रू द नोज यानी किसी चीज को पे कर रहे हो आप। पे का मतलब भुगतान कर रहे हो। पे थ्रू नोज यानी नोज के थ्रू पे कर रहे हो। तो इंडिकेशन समझ रहे हो क्या है? इंडिकेशन क्या है कि आपको कोई बहुत भारी रकम देनी पड़ रही है, बहुत महंगी चीजों के लिए आपको भारी रकम देनी पड़ रही है। टू पे थ्रू द नोज यानी कैसे? नोज के थ्रू पे कर रहे हो। तो पे एन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, किसी चीज का बहुत एक्सट्रीमली हाई प्राइस क्या कर रहे हो? दे रहे हो। तो उसका मतलब पे करना, हाई प्राइस को पे करना। टू पे थ्रू द नोज, टू पे थ्रू द नोज। इस तरह से टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। अब न्यू लीफ से समझ में आ गया होगा आपको कि बदल गई है न्यू लीफ। न्यू लीफ से नई लाइफ। कभी कभी बहुत सारे हादसे हो जाते हैं, इंसिडेंट्स हो जाते हैं हमारी लाइफ में, फिर हम सोचते हैं चलो एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे, कल से एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे। नई सुबह होगी, नई आशा आएगी, नया दिन होगा, नए सपने होंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। उस नई शुरुआत को ईडियम के थ्रू क्या बोला जाएगा? टू टर्न ओवर। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। लीफ मतलब पत्ती, नया पत्ती बना है, मतलब नया जीवन मिला है आपको। ठीक है, हादसे के बाद एक नया जीवन मिलना, एक नई शुरुआत करना, उसको क्या बोला जाता है? टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टू चेंज वंस बिहेवियर फॉर बेटर। अपने आप को बदल दिया है आपने, प्रॉमिस किया अपने आप को कि चलो जो हुआ सो हुआ, कल से हम पढ़ेंगे। जितना भी टाइम बचा है एग्जाम के लिए, आज से मेहनत करेंगे, नई शुरुआत करते हैं और ईडियम से ही स्टार्ट कर देते हैं। आप ये मत समझना कि बाद में वीडियोस देखेंगे। कुछ बच्चों से जैसे बात होती है तो कहते हैं बाद में देखेंगे सब आपकी वीडियो। बाद में नहीं होता है कुछ, आप आज से ही शुरुआत करोगे। नए जीवन की शुरुआत हर दिन से होती है। तो आज से टारगेट बना लीजिए, डेली पढ़ना है अगर एग्जाम क्रैक करना है, नहीं तो बहुत क्लोज एग्जाम है, नहीं हो पाएगा आपसे ना। इसीलिए आज से ही आपने नया जीवन शुरुआत करना है। क्या करना है? टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। एक नए जीवन की शुरुआत करनी है, अपने आप को बदलना है। टू चेंज वंस बिहेवियर फॉर बेटर। अच्छे काम के लिए अपने आप को क्या करना? अपने आप को शुरुआत करना। टू बिगिन अगेन, फिर से शुरुआत करना। ठीक है, नए जीवन की शुरुआत करना। आगे देखिए, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। अ क्लोज फिस्टेड पर्सन। अब देखो कैसा मतलब, कैसा पर्सन है? क्लोज फिस्टेड है। क्लोज फिस्टेड पर्सन को मतलब क्या हुआ? माइजर। अब माइजर का मतलब क्या होता है जी, बताना जरा। बच्चे कह रहे सर माइजर का मतलब होता है कंजूस। गलत सोचते हो तुम लोग। माइजर कोई क्वालिटी नहीं है। हमें लगेगी माइजर का मतलब क्या है? कंजूस नहीं, कंजूस व्यक्ति होता है इसका मतलब। कंजूस पर्सन। जैसे देखो आपके सामने कभी लिखा होगा माइजर, ठीक है, और कभी लिखा होगा ब्रेव। अब दोनों में फर्क क्या है? आपको लगेगा माइजर भी एक क्वालिटी है और ब्रेव भी एक क्वालिटी है। ब्रेव का मतलब बहादुर है और माइजर का मतलब कंजूस है, तो गलत सोच रहे हो आप।
माइजर का मतलब कंजूस नहीं, कंजूस व्यक्ति है और ये ग्रामेटिकली नाउन माना जाता है। क्या माना जाता है? नाउन। और ब्रेव का मतलब ये नाउन नहीं है, ये क्वालिटी है, जिसका मतलब ये एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है, विशेषण है। अब देखो ये अकेला नाउन है तो आर्टिकल लगाना पड़ेगा आपको अ माइजर, लेकिन ब्रेव में तब तक आर्टिकल नहीं लगता जब तक कि आप नाउन यूज नहीं करोगे। आपको बोलना पड़ेगा आगे से ब्रेव पर्सन, ब्रेव पर्सन अब लगा सकते हो अ ब्रेव पर्सन, ठीक है ना। तो ये एक नाउन है माइजर और ब्रेव क्या है? एक एडजेक्टिव है। तो मैं बोल रहा हूं अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, अ क्लोज फिस्टेड पर्सन का मतलब अ माइजर। पर्सन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि माइजर अपने आप में ही क्या है? माइजर पर्सन ही है, अलग से पर्सन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जैसे इसको लगाने की जरूरत पड़ी थी। तो अ क्लोज फिस्टेड पर्सन को सीधे लिखा जा सकता है अ माइजर या फिर अ निगर्ड भी बोल सकते हो। निगर्ड का मतलब भी क्या होता है? अनिगर्ड, अनिगर्ड बोल सकते हो आप। निगर्ड का मतलब होता है महाकंजूस, महाकंजूस, ठीक है ना, बहुत बड़े वाला कंजूस। तो माइजर और अनिगर्ड, ठीक है, इस तरह से याद रखना। अ फिस्टेड पर्सन, अ फिस्टेड पर्सन, ठीक है जी। आगे देखो, अ ड्रॉप इन अ बकेट, की बाल्टी है और उस बाल्टी में एक ड्रॉप है। कितना कम है सोचो जरा, कितना कम है, सबसे छोटा पार्ट है, ठीक है। तो अ ड्रॉप इन अ बकेट, बकेट में पानी होता है बाल्टी में, और कितना है? अ ड्रॉप, तो इसका मतलब तो वो सारे पानी में से सबसे छोटा हिस्सा है, ठीक है। तो मीनिंग क्या है देखो, अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिग और होल, यानी पूरे में से सबसे छोटे पार्ट को क्या बोल दिया जाता है? अ ड्रॉप इन अ बकेट। समझ पा रहे हो मीनिंग? बकेट है, बाल्टी है, उसमें ड्रॉप एक है, तो पानी का सबसे छोटा पार्ट है, और इसका मतलब भी क्या राइटर बोलना चाह रहा है? अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिग और होल, जो बहुत बड़ी चीज है उसका एक छोटा सा हिस्सा, वो क्या बन जाता है? अ ड्रॉप इन अ बकेट, ठीक है जी। आगे देखो, अ ग्रीन हॉर्न, अ ग्रीन हॉर्न। अब ग्रीन हॉर्न का मतलब क्या है? एन इनएक्सपीरियंस मैन, अ मैच्योर मैन, ठीक है, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस की कमी है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसको क्या बोल दिया जाता है? अ ग्रीन हॉर्न। अ ग्रीन हॉर्न एक ऐसा पर्सन हुआ जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, एन इनएक्सपीरियंस मैन, ठीक है, उसके पास अनुभव की कमी है, उसको क्या बोला जाता है? अ ग्रीन हॉर्न, ग्रीन हॉर्न, ठीक है, ग्रीन हॉर्न। आगे देखिए, अ मैन ऑफ लेटर्स। अब देखो लेटर्स अल्फाबेट होते हैं, अल्फाबेट से लेटर्स बनते हैं, लेटर्स का मतलब अक्षर होता है, लेटर से शब्द बनते हैं, लेकिन कौन सा मैन है? देखो लेटर्स का, यानी उसको सारे लेटर्स का ज्ञान है। तो जब सारे लेटर्स का ज्ञान है उसको, तो कितना विद्वान इंसान होगा वो, कितना पढ़ा लिखा इंसान होगा, कितना स्कॉलर होगा। तो आप प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट या स्कॉलर, ठीक है, एक नॉलेज वाला पर्सन, विद्वान इंसान, उसको क्या बोला जाता है? अ मैन ऑफ लेटर्स, ठीक है, प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट और स्कॉलर। तो इसका मतलब एक विद्वान इंसान हो गया, विद्वान इंसान को बोलेंगे अ मैन ऑफ लेटर्स, ठीक है। अ मैन ऑफ रो, रो का मतलब आप समझते हो, एक रेसलिंग का पार्ट है रो, एक स्मैकडाउन आती है, एक रो आती है, रेसलिंग देखते होंगे आप सब बच्चे, रेसलिंग। तो रो आ गया। अब रो का मतलब है कि उसमें देखो कितने बड़े बड़े पहलवान, कमजोर दिल का काम नहीं है वहां, वीक लोगों का काम नहीं है, लेकिन रो का मतलब वीक का काम नहीं है, और उसके अंदर रो के अंदर वीक मैन का काम है नहीं है। तो याद रखना, अ मैन ऑफ रो का मतलब अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, अ वीक पर्सन, निसहाय, हेल्प नहीं है उसके पास, ठीक है, लैक ऑफ थिंग्स है, अ वीक पर्सन है। अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस हो गया मैन ऑफ रो, मैन ऑफ रो। अ नीडल इन अ हे स्टैक, ठीक है, हे स्टैक। देखो हे का मतलब सूखी घास हो गई और स्टैक का मतलब ढेर हो गया, तो सूखी घास का ढेर है ये, तो सूखी घास का ढेर। अब सूखी घास का ढेर में नीडल है, सुई है, तो तुम्हें लगता है मिल जाएगी? बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ है घास का, सूखी घास का ढेर लगा हुआ है, उसमें आपकी नीडल गिर जाती है
तो ढूंढ लोगे क्या आप उसको? बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा आपके लिए ढूंढना। तो समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट, कोई ऐसी चीज है जिसको ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। कोई चीज गुम हो गई है, उसको ढूंढना बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए एक इडियम क्या लिखा जाता है? अ नीडल इन अ हेस्टैक, ठीक है। हे का मतलब सूखी घास, स्टैक का मतलब ढेर हो गया, तो कह सकते हैं कि सूखी घास के ढेर में से नीडल को ढूंढना ऑलमोस्ट हमारे लिए डिफिकल्ट टास्क है। समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट, ये बना हमारा वर्ड, ठीक है जी। आगे नेक्स्ट देखते हैं। अ वेट ब्लैंकेट, अ वेट ब्लैंकेट लिखा हुआ है, देखो अ वेट ब्लैंकेट का मतलब क्या हुआ? अगर देखा जाए मीनिंग वाइज तो वेट का मतलब गीला है, ब्लैंकेट का मतलब तो कंबल होता है, पर हम जानते हैं इडियम्स में जो वर्ड लिखे होते हैं वैसा उनका मतलब तो होता नहीं है, क्योंकि इडियम्स का मतलब ही है कि दैट डजंट हैव एनी लिटरल मीनिंग, शाब्दिक अर्थ तो होता ही नहीं है उसके अंदर। अब शाब्दिक अर्थ नहीं है तो ब्लैंकेट का मतलब ब्लैंकेट नहीं, वेट का मतलब गीला नहीं होगा। अब क्या है कि कभी कभी ना कोई हम बोलते हैं हिंदी में कि कबाब में हड्डी बन रहा है ना, ऐसा बोल देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अ वेट ब्लैंकेट बोलते हैं। कबाब में हड्डी बनने वाला पर्सन क्या होता है? अ वेट ब्लैंकेट होता है। अ वेट ब्लैंकेट का मतलब ऐसा पर्सन जो हमारे काम में रुकावट डालने वाला पर्सन है, जिसको कबाब में हड्डी बोलता है, कि जब भी हमारा कोई काम बनने वाला होता है वो बीच में आके टपक पड़ता है, उसकी वजह से सारा काम खराब हो जाता है। तो कबाब में हड्डी बनने वाले व्यक्ति को क्या बोल दिया जाता है? अ वेट ब्लैंकेट बोलते हैं। समवन हु स्टॉप अदर पीपल फ्रॉम हैविंग फन, भाई जैसे ही आप मजा करने जाते हो कोई बीच में आ जाता है और सारा मजा आपका किरकिरा कर देता है। कुछ लोग घर में ऐसे होते हैं, जैसे आप इंजॉय करने लगोगे बीच में टांग अड़ा देंगे, ठीक है, कबाब में हड्डी बन जाएंगे, उसको क्या बोलते हैं? अ वेट ब्लैंकेट। अ वेट ब्लैंकेट का मतलब समवन हु स्टॉप्स अदर पीपल फ्रॉम हैविंग फन, दूसरे लोगों को मजा करने से रोकने वाला व्यक्ति क्या होता है हमारा? कबाब में हड्डी। अ वेट ब्लैंकेट बोलते हैं उसको। एक्हिल्स हील, एक्हिल्स गर्ल का नाम है और उसकी हील है। हील तो समझते होगे, गर्ल्स हील डालती हैं बड़ी बड़ी और चलने में डिफिकल्टी भी होती है, ठीक है। जब कोई गर्ल हील डालती है, लंबी हील, तो वो सबसे ज्यादा एक तरह से वीक पॉइंट होता है, वहां गिरने के चांस बन जाते हैं और बड़ा संभल के चलना पड़ता है। तो एक्हिल्स हील, एक्हिल की हील, एक्हिल्स ने क्या डाली? हील डाली और हील लंबी होती है काफी, तो उससे गिरने का डर लगा रहता है, सबसे कमजोर पार्ट होता है वो। तो इसका मतलब क्या? याद कर लेना, हील का मतलब अगर किसी गर्ल ने हील डाली हुई है तो उसके गिरने के चांस ज्यादा हो जाते हैं, संभल के चलना पड़ता है, सबसे वीक पॉइंट वो होता है। तो अ वीक पॉइंट और फॉल्ट इन समबडी, यानी किसी पर्सन के अंदर कोई वीक पॉइंट है, उस वीक पॉइंट को बोलते हैं एक्हिल्स हील, एक्हिल्स हील, ठीक है जी। इस तरह से चलना है आपको। ऑल मून शाइन फार फ्रॉम रियलिटी, असलियत से बिल्कुल दूर, आर्टिफिशियल होता है, ठीक है, जो असलियत नहीं होती है। फार फ्रॉम रियलिटी, आर्टिफिशियल। ऑल मून शाइन, कि मून की तरह शाइन कुछ चेहरे करते हैं, जो कि हमें पता है आजकल तो वीडियोग्राफी का जमाना है, उसमें क्या होता है? अलग अलग तरह के फिल्टर लगाए जाते हैं और मून की तरह चमकता हुआ चेहरा बनाया जाता है, लेकिन हमें पता है वो सब क्या है? फार फ्रॉम रियलिटी। अब बच्चे सच में हंस रहे होंगे, हम भी ऐसा ही करते हैं ना, तुम लोग भी तो ऐसा करते हो, ठीक है भाई। अच्छी सी आप वीडियो बनाते हो, अपनी पोस्ट कर देते हो और आप अपने आप को फिल्टर लगा लगा के कितना सुंदर बना देते हो, ठीक है ना। बाद में कुछ और ही समझ में आती है बातें, ठीक है। तो ऑल मून शाइन, मून की तरह सभी लोग शाइन कर रहे हैं, देखो मून की तरह सभी लोग क्या कर रहे हैं? शाइन कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है वो रियलिटी नहीं है। क्या है? फार फ्रॉम रियलिटी, रियलिटी से दूर है, आर्टिफिशियल है वो सब। टू ड्रैग वंस फीट, ठीक है, टू ड्रैग वंस फीट का मतलब, ड्रैग का मतलब खींच लेना, अपने पैरों को पीछे खींच लेना, मतलब कुछ काम करने जा रहे थे आप, अपने आप जो स्टेप्स है वो बैक कर लिए हैं, इसका मतलब अब आपकी इच्छा नहीं है करने की, अब आपकी विलिंग नहीं है करने की। तो टू रिलेक्टेंट टू एक्ट, टू बी रिलेक्टेंट टू एक्ट का मतलब अब काम करने में आपकी इच्छा नहीं है, अपने पैरों को पीछे कर लेना, टू ड्रैग वंस फीट, इसका मीनिंग बनेगा।
इट्स ग्रीक टू मी। अब मान लो कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है ना कि आई कांट अंडरस्टैंड दिस, तो सीधे ही बोल दो कि इट्स ग्रीक टू मी। इट्स ग्रीक टू मी का मतलब जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। भाई जो चीज समझ में नहीं आती है वो मेरे लिए क्या बन जाती है, इट्स ग्रीक टू मी। जैसे ग्रीक लैंग्वेज को याद कर लो, ठीक है, तो इट्स ग्रीक टू मी कि मेरे लिए वो लैंग्वेज सीखना बहुत डिफिकल्ट है, मुझे समझ में नहीं आएगी, तो आप लिखे इट्स ग्रीक टू मी, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। इस तरह से नहीं समझा जा सकता उसको, ठीक है, इट्स ग्रीक टू मी। तो ये थे आपके, ठीक है, इस तरह से हमने इडियम्स पढ़े। और देखो जरा फटाफट से एक बार रिवाइज करके देखो कितने सारे आपके इडियम्स हो चुके हैं, आपके कितने इडियम्स आपने पढ़ लिए हैं, एक बार ध्यान दो कितने आपने इडियम्स पढ़ लिए हैं। तो मुझे लगता है आपने लगभग 95 के अराउंड आपने, ये देखो 95 वाला ये अराउंड आपने इडियम्स पढ़ लिए हैं। और फटाफट से एक छोटा सा रिवीजन बीच बीच में से पूछूंगा मैं आपसे, एक बार फटाफट से आप रिवाइज करना। जो छोटे छोटे लिंक्स आपको मैंने क्रिएट किए थे आपके लिए, उन लिंक्स को थोड़ा याद रख लेना कि वो लिंक्स कैसे काम करेंगे आपके लिए, ठीक है। जो अभी तक की क्लासेस में वो सबको ध्यान रखते हैं, जिन्होंने नई क्लासेस देखी वो पूरी क्लासेस देख लेंगे अच्छे से। देखिए जी, बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आया है अ पीस ऑफ केक। जैसे हमने बोला था केक, पीस ऑफ केक का मतलब क्या है भाई, बहुत बड़ा केक है, खाना मुश्किल है, लेकिन पीस को खाना आसान है। इसका उल्टा क्या है, हर क्लीन टास्क। अब ये भी पढ़ा था, हर क्लीन टास्क वो डिफिकल्ट टास्क था, और ये क्या है, इजी टास्क है। इससे रिलेट कर लेना, थोड़ा आसान होगा याद करने में, ठीक है जी। एन ओल्ड फ्लेम, फ्लेम से याद आएगा माइंड में, फ्लेम का मतलब आग था, आग प्यार में लगती है, और ओल्ड फ्लेम को क्या बोल देते हैं, पुराना प्यार। क्या बोलते हैं, पुराना प्यार। ओके, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, ठीक है, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, भाई दोनों हाथ में लड्डू है, ठीक है, आपके लिए एक आइडियल कंडीशन है, आइडियल सिचुएशन है, उसको क्या बोल दिया जाता है, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, एन आइडियल सिचुएशन, ऑल द एडवांटेजेस, ठीक है, इस तरह से। अ फिश आउट ऑफ वाटर, जैसे फिश आउट ऑफ वाटर होती है तो बड़ी एक टिपिकल सी सिचुएशन बनती है, एक बहुत ही हमारे लिए ट्रबल सिचुएशन होती है, तो आप अनकंफर्टेबल फील करते हो, तो अनकंफर्टेबल आपका जो पोजीशन होता है, या इन अनफेमिलियर सर्कमस्टांसिस, जो आपके लायक नहीं है, पेनफुल है आपके लिए जो, ठीक है। ब्रेक द आइस का मतलब याद आ गया, क्योंकि आइस पिलाया था, आइस से कुछ पिलाया था और उसने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर लिया था। चुप्पी तोड़ देना, बातें को शुरू कर देना क्या होता है, ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस। बीच बीच में पूछा, बैगर डिस्क्रिप्शन याद करो, याद करो, मैंने बोला था ना, बैगर की डिस्क्रिप्शन इतनी कभी कभी टिपिकल बन जाती है, उसको एक्सप्रेस नहीं किया जाता, बड़ा मुश्किल, दैट कैन नॉट बी डिस्क्राइब, ठीक है, जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, वो कैसी डिस्क्रिप्शन होती है, बैगर डिस्क्रिप्शन होती है। ब्लाइंड डेट समझते हो, फर्स्ट टाइम जब हम किसी से मिलते हैं, यानी हमने ना तो पहले किसी को देखा है एक दूसरे को, और पहली मीटिंग हमारी हो रही है, तो उसको क्या बोल देते हैं, ब्लाइंड डेट। पहली मीटिंग के साथ साथ हम एक दूसरे को पहले देखा भी नहीं है एक दूसरे को, ठीक है, तो अ मीटिंग बिटवीन द टू पर्सन हु हैव नॉट मेट बिफोर, जो पहले नहीं कभी मिले हैं, उसको बोल दिया जाता है, ठीक है जी। टू बर्न अ होल इन द पॉकेट, पॉकेट में होल है, मान लो होल है पॉकेट में, और पॉकेट में अगर होल है तो इसका मतलब पैसे जा रहे हैं और जल्दी जा रहे हैं, पैसों को जल्दी जल्दी खर्च करना होता है, ठीक है। ओके, आर्म चेयर जॉब, क्या याद कराया था, आराम की जॉब कैसी होती है, जिसमें अच्छी सैलरी मिलती है, हाई कंफर्ट मिलता है, उसको बोलते हैं एन आर्म चेयर जॉब, ठीक है जी। और देखें, एट अ पिंच, एट अ पिंच याद है ना, पिंच कब करते हैं हम अपने फ्रेंड्स को, पिंच कब करते हैं, जब वो खतरे में होता है, ठीक है, सामने टीचर आ गया है, वो बातें कर रहा है, तो आपने पिंच करके समझाया खतरे में है, सावधान हो जाओ, तो इन अ ट्रबल, इन अ बैड सिचुएशन, ठीक है जी, इन अ बैड सिचुएशन। ओके, बेल द कैट, अपने आप को जोखिम में डाल दिया है, कैट को बेल मारोगे तो अपने आप को क्या करोगे, जोखिम में डाल दोगे, ये भी ध्यान। बिग गन मतलब ऊंची शान वाला व्यक्ति, जिसकी पूरी बैक होती है ना, ऊंची शान वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं, बिग गन, ठीक है। और देखो, बोजम फ्रेंड का मतलब जो आपका बेस्ट फ्रेंड है,
जिससे आप बहुत सारी बातें शेयर कर सकते। बोसम फ्रेंड, बहुत सारी बातें अपने फ्रेंड से शेयर करने वाले को क्या बोलते हैं? फास्ट और क्लोज फ्रेंड बोलते हैं। ब्राउन स्टडी का मतलब क्या है? जब आप डीप थॉट से स्टडी करते हो, पूरी डीप थोड़े ध्यान से अलर्टनेस करते हुए पूरे डीप में जाके पढ़ते हो, तो कैसी स्टडी होती है? ब्राउन स्टडी होती है, ब्राउन स्टडी। कास्टल इन द एयर, अरे कास्टल का मतलब महल बनाया है हवा में, पॉसिबल है क्या? नहीं, हवाई किले बना रहे हो, ठीक है। अ डे ड्रीम, फैंटेसी, इमेजिनरी, कल्पना है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, लेकिन कुछ भी नहीं हो सकता ऐसा। चिकन हार्टेड का मतलब कमजोर व्यक्ति, कमजोर दिल वाले व्यक्ति को बोल सकते हो। लैकिंग करेज, कावर्डली, जो कावर्डली है, लैकिंग करेज है, साहस नहीं है, उसको बोल देते हैं चिकन हार्टेड। क्रॉस स्वॉर्ड से याद आ गया होगा, स्वॉर्ड को क्रॉस करने वाली चीजों का मतलब, स्वॉर्ड जो होती है वो क्रॉस कब होती है? जब दुश्मनी होती है, लड़ाई होती है, तो लड़ाई से रिलेटेड बनेगा ना, टू फाइट और क्वाल, इसका मीनिंग बनता है, ठीक है। ड्रॉ अ लाइन का मतलब याद है कि अपनी लिमिट खींच देना, अपनी लिमिट खींच देना कि इससे बाहर मुझे नहीं जाना है, इस तरह से, ठीक है। ईट वंस वर्ड, ईट वंस वर्ड का मतलब पहले कुछ बोल दिया आपने और अपने शब्दों को वापस ले लिया है, तो अपने स्टेटमेंट को वापस लेना। टेक अ स्टेटमेंट बैक का मतलब क्या हुआ? ईट वंस वर्ड्स। फैंसी प्राइस का मतलब क्या हुआ? एट एनी कॉस्ट, एट डिमांडेड प्राइस, ठीक है। गाला डे, गाला डे याद है ना, सेलिब्रेशन वाला डे, गाला डे, गाल चमका के जा रहे हो, कैसा दिन है आपके लिए? सेलिब्रेशन वाला दिन है, ठीक है जी। आप ध्यान रखना इस बातों को। गिव अ पीस ऑफ माइंड, याद करो क्या सिखाया था? आप गिव अ पीस ऑफ माइंड। अब हालांकि स्पेलिंग अलग होती है इसकी, पीस की स्पेलिंग अलग होती है, शांति वाले पीस की स्पेलिंग अलग होती है, लेकिन अब ध्यान दो ना कि माइंड को पीस मिल रहा है, शांति मिल रही है, ऐसा व्यक्ति क्या करता है? कभी कभी कुछ व्यक्ति को, किसी को डांट के, उसे गाली देकर के बहुत मजा आता है, उसकी माइंड को शांति मिलती है। टू रिब्यूक और स्कोल्ड, डांटना, फटकार लगाना, ये इसका मीनिंग बनेगा। ओके ओके, वेरी गुड। इन्स एंड आउट्स, याद आया? ए बाहर से भी, अंदर से भी, इसका मतलब फुल डिटेल में, मतलब कि अगर मैं बोलूं इन अ नटशेल तो ये होता है ब्रीफ में, थोड़ा थोड़ा बताना, ज्यादा नहीं बताना, ठीक है। ओके, वंस इन अ ब्लू मून, अ वेरी रेयरली, ऑलमोस्ट नेवर कह सकते हो, ठीक है। थ्रू थिक एंड थिन, अंडर ऑल सर्कमस्टांसिस, ऑल कंडीशन, आपका फ्रेंड आपका हेल्प करता है, और कैसे हेल्प करता है? थ्रू थिक एंड थिन। अ स्नेक इन द ग्रास, याद है ना, ग्रास में अगर स्नेक है, छिप गया है, वो छिपा हुआ बैठा है, लेकिन पता है वो आपका दुश्मन है, वो तो कि एक एनिमी है, एक हिडन एनिमी है, एक सीक्रेट एनिमी है वो आपका। उसके बाद एट द 11th आवर, 12 में से 11वें की बात कर रहे हो, तो लास्ट आवर है वो, लास्ट है तो एट द लास्ट मोमेंट, या फिर जस्ट बिफोर द डेडलाइन। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, खुद के नगाड़े बजा रहे हो, खुद की तारीफ कर रहे हो, ठीक है, तो क्या बन गया? प्रेस वन सेल्फ। कास्ट एंड आर्म एंड लेग, याद आ रहा है? कोस्ट, सॉरी, तो कोस्ट मतलब कीमत है, लेग के लिए अलग सामान खरीदा है, ठीक है, आर्म के लिए अलग खरीदा है, तो दोनों के लिए खरीदोगे तो बहुत कॉस्टली हो गया ना, तो वेरी एक्सपेंसिव हो गया इसका मीनिंग, वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। टू बी ऑल ईयर, टू बी ऑल ईयर कि सभी लोगों ने मेरी क्लास को ध्यान से सुना। लिसन, लिसन, टू लिसन वेरी अटेंटिवली, फुली अटेंशन से। फेयर वेदर फ्रेंड कैसा होता है? जो अच्छी कंडीशन में आपका दोस्त है, बुरी कंडीशन में आपका दोस्त नहीं है। सेल्फिश फ्रेंड है वो आपका, सेल्फिश, ठीक है, सेल्फिश। ऑन क्लाउड 9, 9 का मतलब 7 हो जाएगा, सातवें आसमान पर बहुत खुश होता है जब पर्सन कोई, एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड हो जाता है। फिर पुल समवंस लेग, किसी की लेग को खींचने का मतलब आप किसी को चिढ़ा रहे हो, उसके साथ मजाक कर रहे हो, ठीक है। टू सी आई टू आई, आई टू आई कब देखते हैं? जब हम किसी से अग्री होते हैं, उनकी बातों से सहमत होते हैं, उनकी बातों से। एट वंस विट्स एंड, विट का एंड, बुद्धि का अंत कब होता है? जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, पजल हो जाते हैं, ठीक है। ओके, फेदर, फेदर वंस ऑन नेस्ट, अपने नेस्ट में ही फेदर इकट्ठे कर रहे हो, दैट मीन्स आप बुरे काम से पैसा कमा रहे हो, तो मेक मनी इन एन इम्प्रॉपर वे। टू ग्रीस द पाम, आप किसी को रिश्वत दे रहे हो, टू ब्राइब समवन। होल्ड योर हॉर्स, हॉर्स, हॉर्सेस को होल्ड करने का मतलब पेशेंट रहना, स्टेबल रहना, स्लो डाउन करना, ठीक है। अंडर अ क्लाउड, शक की निगाहों में चले जाना, अंडर सस्पिशियन और अनट्रस्टवर्दी,
ठीक है। क्लोज शेव, क्लोज शेव का मतलब जो कहते हैं ना बाल बाल बच जाना, यानी अ नैरो एस्केप फ्रॉम सीरियस डेंजर और ट्रबल। नेक्स्ट, एप्पल ऑफ वंस आई, ये तो याद रहेगा आपको, एप्पल का फोन याद रहेगा, कितना प्यारा है, कितना कीमती है आप सबके लिए। लायंस शेयर का मतलब सबसे बड़ा शेयर, सबसे बड़ा पार्ट, अ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, ठीक है। अ केक वॉक इज जस्ट लाइक अ पीस ऑफ केक। व्हाइट एलिफेंट का मतलब इतनी महंगी चीज है आपके पास, ठीक है, उसके मेंटेनेंस में भी बहुत खर्चा आता है, लेकिन आपके लिए यूजलेस है। समथिंग दैट इज एक्सपेंसिव और दैट कोस्ट अ लॉट ऑफ मनी टू कीप इट गुड कंडीशन बट दैट हैज नो यूजफुल पर्पस और इज नो लॉन्गर वांटेड, और आपको चाहिए भी नहीं, और आपको चाहिए। ड्रॉ अ ब्लैंकेट का मतलब खाली स्थान छोड़ाए, अनसक्सेसफुल रहे आप। आई वॉश करना, मिसलीड कर देना किसी को, आंखों में धूल झोंक देना, आंखों में। हर क्लीन टास्क का मतलब समझ चुके हो ना, डिफिकल्ट टास्क, डिफिकल्ट टास्क, ठीक है जी। अब मेडन स्पीच का मतलब किसी गर्ल को आपने स्पीच सुनाई पहली बार, फर्स्ट स्पीच को बोलते हैं, ठीक है। टू बी ऑल एट सी का मतलब पजल हो गए हो, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो गया है आपके सामने, ठीक है जी। और मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब अपना गुजारा करना, लीव विद इन वंस इनकम, ठीक है जी। आगे देखो, टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, नई जिंदगी की शुरुआत करना, नई जिंदगी की शुरुआत करना। क्लोज फिस्टेड फ्रेंड का मतलब अ माइजर, एक कंजूस व्यक्ति। टू ड्रॉप इन अ बकेट का मतलब इतना छोटा पार्ट, सबसे छोटा पार्ट, ठीक है, वेरी स्मॉलेस्ट पार्ट। ग्रीन हॉर्न, किसी को एक्सपीरियंस नहीं है तो सीधा बोल देंगे ही इज अ ग्रीन हॉर्न। एन इनएक्सपीरियंस मैन, अ मैन ऑफ लेटर्स, लेटर्स का पूरा ज्ञान है, विद्वान इंसान है। अ मैन ऑफ रो का मतलब रो में कमजोर दिल वाला को कोई काम नहीं है। अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, और वीक पर्सन। नीडल इन अ हेस्टैक, हेस्टैक में नीडल है, नहीं मिलने वाली आपको, तो ऐसी चीज जो ढूंढने में डिफिकल्ट है। समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू लोकेट। अ वेट ब्लैंकेट, अ वेट ब्लैंकेट का मतलब हुआ समवन हु स्टॉप्स अदर पीपल फ्रॉम हैविंग फन, ठीक है, कबाब में हड्डी बनने वाला व्यक्ति। Achill Hills, वीक पॉइंट। ऑल मून शाइन, आपको पता है ना कि सब लोग मून की तरह शाइन, चमकदार हैं, पर हमें पता है फार फ्रॉम रियलिटी, आर्टिफिशियल है वो। ड्रैग वंस फीट, पीछे कर लेना अपने कदमों को। और इट्स ग्रीक टू मी मतलब जो आप समझ नहीं पा रहे हो, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। इस तरह से सारे इडियम्स हमने कवर कर लिए आज की क्लास में, ठीक है जी। तो फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आप इनको रिवाइज करना और हम इसका प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। तो आज इतना कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन गुड बाय।